Good morning, 11th class. We are on our chapter 7 of history, which is changing cultural traditions. And in this chapter, we have already seen that there were certain changes if we talk in terms of the cultural beliefs, thoughts and idea of the people. और कैसे इस टाइम पे हम देखेंगे जो एंशंट कल्चर है या जो एंशंट बिलीफ है उसमें कैसे कितना बड़ा चेंज आ रहा है, दैट इज व्हाट वी विल बी स्टडिंग इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में हमने बेसिकली एक तो ये देखा है कि अपने को कैसे इस टाइम पीरियड के बारे में पता चलेगा, और इस टाइम पीरियड के बारे में अपने को बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनसे पता चल रहा है, लिटरेरी वर्क हैं जो प्रिजर्व हैं, और इस टाइम पे आर्ट और आर्किटेक्चर में भी जो है बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा था, तो उससे भी अपने को इस टाइम पीरियड के बारे में बहुत पता चलता है। और बेसिकली वी विल सी, ये जो हम टाइम पीरियड की बात करते हैं रेनेसा की, दिस इज बेसिकली अबाउट समवेयर रिवाइवल ऑफ द रोमन सिविलाइजेशन एंड द रोमन कल्चर, ये सारी चीजों से रिलेटेड है। और उस समय कैसे सिटीज स्टेट डेवलप हो रही थी, और बेसिकली आइडिया ऑफ ह्यूमैनिज्म कैसे आ रहा था, जिसमें हमने देखा था इन आवर लास्ट क्लास कि यूनिवर्सिटीज डेवलप हो रही थी, और किस तरीके से जो हम पहले सिर्फ जो कॉमर्स से रिलेटेड या लीगल मैटर से रिलेटेड सब्जेक्ट्स को इम्पोर्टेंस दी जा रही थी, अब ह्यूमैनिटीज दैट इज हर स्किल, एवरी टाइप ऑफ लिटरेचर और यू कैन से आर्ट कल्चर और बाकी सारे स्किल्स जो हैं उन पे भी फोकस किया जा रहा था। And then we did about few of the famous artists and the sculpturists of this time period, and because of whom their own town, their own city was known, मतलब famous हो गए थे because of these, not only for the riches of that एरिया और मे बी कि वहाँ पे इतना ग्रेट कोई लीडर है या सिर्फ लर्नेड, इन चीजों के लिए नहीं, इवन फॉर द पेंटर्स नाउ थिंग्स वर बी द प्लेसेस वर बिकमिंग फेमस, जैसे जियोटो, डेंटी, एलिगिरी, इनसे रिलेटेड हमने पढ़ा था। देन वी हैड आइडिया कि इन लोगों ने, ह्यूमैनिस्ट ने जो पीरियडाइजेशन किया था इस टाइम पीरियड का, जिसमें इन्होंने एक टाइम पीरियड को डार्क एज बोल दिया था और बाकी को अर्ली और लेटर मिडल एज बोला था, और जो फाइनल अपना वाला जो टाइम पीरियड है उसको मॉडर्न एज बोल दिया। व्हाई डिड दे कॉल इट एज द मॉडर्न एज? बिकॉज दे सेड दैट दिस वाज द टाइम पीरियड वेयर लॉट ऑफ डेवलपमेंट टुक प्लेस, और इससे पहले जो मिडिवल टाइम था उसमें एवरीथिंग वाज कंट्रोल्ड बाय चर्च, इवन द वे पीपल यूज्ड टू थिंक वाज जज एंड वाज एक्चुअली डिसाइडेड समहाउ बाय द चर्च। और उससे पहले वाला पीरियड जब रोमन सिविलाइजेशन या रोमन जो एम्पायर वो डिक्लाइन हो रहा था, उस टाइम पीरियड को उन्होंने डार्क एज बोल दिया। ठीक है, और ऐसे करके इन्होंने पूरे 5th से 14th सेंचुरी तक को मिडिल एज में डिवाइड कर दिया एंड लेटर को मॉडर्न एज में। सो वन सेक्शन ऑफ द हिस्टोरियन सेड दैट दिस इज ऑब्वियसली नॉट करेक्ट, क्योंकि सिर्फ एक सिविलाइजेशन के बेसिस पे हम कैसे बोल सकते हैं कि ये डार्क एज था और ये मॉडर्न एज था। Okay, so this was something which was debatable and people did not agree totally to it. Now we come on to our next topic. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इट इज अबाउट साइंस एंड फिलोसफी, एंड इसमें अरब का क्या कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड द चैप्टर एंड व्हाइल वी आर डूइंग इट, वी आर ऑलवेज फोकसिंग ऑन द ग्रीक कल्चर एंड द ग्रीक काइंड ऑफ जो इनका हम बोलेंगे डिसेंट जो लेगेसी आई है, तो हम देखेंगे इसमें अरब जो है उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। कैसे? एक्चुअली में क्या था, जो ग्रीक्स और रोमन्स थे ना, उनकी जो राइटिंग्स थी वो उनके मॉन्क्स और उनके क्लर्जीमैन को पता थी पूरे मिडिल एजेस में, पर उन्होंने उसको वाइड स्प्रेड नहीं किया, उन्होंने उसको बहुत ज्यादा फेमस नहीं किया या बहुत ज्यादा उसको फैलाया नहीं। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब उन्होंने इसको वाइडली स्प्रेड नहीं होने दिया, बट दे ऑलरेडी नो इट। तो 14th सेंचुरी में क्या हुआ, बहुत सारे स्कॉलर्स ने ये जो अरब्स थे ना, इन्होंने ग्रीक के राइटर्स के वर्क को क्या किया था, ट्रांसलेट कर लिया था। ओके, और जनरली जो प्लेटो है, एरिस्टोटल है, इनसे रिलेटेड जितने भी हम नोटिस करेंगे कि वर्क्स थे ना, उनको अरब ने क्या किया था, आफ्टर जब अरब्स आए थे यहाँ पे, इन्होंने इनके वर्क को ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया था। एंड सिर्फ ट्रांसलेट नहीं किया, इन्होंने इसको अच्छे से प्रिजर्व भी कर लिया था।
तो ऑब्वियसली अब जब ग्रीक के इस टाइम के कंटेम्प्रेरी जो राइटर्स और स्कॉलर्स है वो जानना चाह रहे थे कि पहले जो ग्रीक के ग्रेट वर्क्स थे, प्लेटो और एरिस्टोटल और बाकी जितने भी थे, उनके बारे में हमें कैसे पता चलेगा उनके वर्क को। तो क्योंकि ये अरब ट्रांसलेटर्स ने अच्छी तरीके से प्रिजर्व करके ट्रांसलेट करके रखे थे इनके मैन्यूस्क्रिप्ट्स, तो फिर जो कंटेम्प्रेरी इस टाइम के जो स्कॉलर्स थे उनको पता चल गया, एंड दे कुड नाउ रीड इट एंड दे कुड नाउ recollect the things that had been said by the earlier Greek writers and the scholars, और फिर उसको वो अच्छी तरीके से फोकस करके उसको और स्प्रेड कर रहे थे और उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ा रहे थे। तो जब अरब ऑब्वियसली जब ट्रांसलेट करते थे ग्रीक के वर्क को, तो उसको थोड़ा सा अपना टच तो वो देंगे ही, क्योंकि ट्रांसलेशन भी किया और अपने ही लैंग्वेज में कर रहे हैं। तो उन्होंने वो लोग प्लेटो को बोलते थे अफलातून और एरिस्टोटल को बोलते थे एरिस्टो, ठीक है, अरबिक में। इस नाम से उन्होंने उनके सारे वर्क्स जो हैं वो ट्रांसलेट करके अच्छे से प्रिजर्व करके रखे हैं। तो ये जो वर्क्स हैं हमें पता है बहुत सारी चीज़ों में थे, नेचुरल साइंसेस में थे, मैथ्स में थे, एस्ट्रोनॉमी में थे, मेडिसिन, केमिस्ट्री। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन रोमन सिविलाइजेशन दैट दीज पीपल वर डेवलप्ड एंड दे हैड लॉट ऑफ अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ साइंस, मैथ्स, मेडिसिन, केमिस्ट्री एटसेट्रा। तो बहुत सारे यूरोपियन स्कॉलर्स तो क्या करते थे, अब रीड करते थे जो ग्रीक वर्क है अरबिक ट्रांसलेशन में, और बहुत सारे ग्रीक क्या कर रहे थे, जो अरबिक और पर्शियन स्कॉलर्स हैं जिनके काम है, चाहे ये अपने ओरिजिनल ग्रीक वाले हो या अरब वाले हो, जो भी रिलेटेड टू साइंस एंड ये नॉलेजेबल थिंग्स है, उसको वो ट्रांसलेट कर रहे थे for again into Greek and the European languages, so that people could now get a chance to read them and get to know more about them. तो जैसे हमें पता है टॉलमी जो हैं उन्होंने एक उनका जो वर्क है एस्ट्रोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, विच वॉज एल्मजेस्ट, जिसमें बेसिकली ये मोशन ऑफ स्टार्स और प्लैनेटरी पाथ्स यानी प्लैनेट्स किस पाथ से मूव करते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं इनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ था और एक्सप्लेन किया गया था। तो इट वॉज एक्चुअली वर्क ऑफ एस्ट्रोनॉमी विच वॉज रिटन इन ग्रीक बिफोर 140 CE, और बाद में इसको ट्रांसलेट कर लिया गया था इनटू अरबिक। तो अब हम इसमें देख सकते हैं ये जो AL आया है ना, ये किसका टच है, अरबिक टच है, बिकॉज जनरली वो लोग AL और U ऐसे वर्ड्स जनरली यूज करते हैं लेटर्स। तो इसमें ये जो लेटर यूज हुआ है ये अपने को बताता है कि इन लोगों ने अरबिक लोग ने क्या किया था, उनके वर्क को ट्रांसलेट कर लिया था, और इससे हम ये भी देख सकते हैं अरबिक कनेक्शन आ जाता है। अमंग द मुस्लिम राइडर्स जिनको बहुत अच्छा माना जाता है फॉर देयर विजडम, ये कौन लोग है, ये बेसिकली है इब्न सिना। हमने इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ा था व्हेन वी वर स्टडिंग द चैप्टर रिगार्डिंग द इस्लामिक राइज एंड एक्सपेंशन। तो ही वाज अ ग्रेट स्कॉलर, अ ग्रेट साइंटिस्ट, और हमने पढ़ा था कि इनका जब काम इन यूरोपियन फॉर्म में जब स्प्रेड हुआ था और फेमस हुआ था, तब इनको नाम दे दिया गया था एविसिना। दैट मीन्स एक स्कॉलर का नाम ऑब्वियसली दूसरे एरिया में जब जाता है तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। ये भी हमें पता है कि बहुत बड़े फिलोसोफर थे और फिजिशियन थे, एंड बहुत सारी और इन्होंने चीजें की थी रिलेटिंग टू साइंस। अब उसके अलावा वी हैव मोर पीपल लाइक एल राजी, वो भी ही वाज आल्सो अ ग्रेट स्कॉलर। देन इब्न रुशद थे, एंड इसके अलावा वी हैव मेनी अदर फिलोसोफर्स, चाहे फिलोसोफर ऑफ स्पेन हो या फिलोसोफर ऑफ इटली, मतलब almost all over the area we know that there were many scholars and many scientists। अब इनके वर्क को क्या है इम्पोर्टेंस दी जा रही है और वापस इनको क्या किया जा रहा है, धीरे धीरे पढ़ा जा रहा है। नाउ अब there we need to understand about again one person, this person known as Ibn Rushd। ये जो अरब फिलोसोफर थे, इन्होंने बोला कि हम लोग जो है ना फिलोसफिकल नॉलेज को और रिलीजियस बिलीफ को एक नहीं समझना चाहिए हमें। ओके, ही सेड कि फिलोसफिकल नॉलेज जिसको इन्होंने बोला फलसफा, फलसफ जो बोलते हैं, तो और जो रिलीजियस बिलीव्स है बेसिकली हम जिस भी अपने रिलीजन में बिलीव करते हैं उसको कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है।
क्यों नहीं करना चाहिए कंफ्यूज? बिकॉज ही इज सेइंग यू मे बिलोंग टू वन पर्टिकुलर रिलीजन, पर फिलोसफिकली हो सकता है आपका इंटरेस्ट इतना हो कि आप दूसरे रिलीजन के बारे में भी पढ़ना चाहें, दूसरे कल्चर्स के बारे में भी पढ़ना चाहें. इट डज नॉट मीन दैट यू डोंट लाइक योर रिलीजन और यू डोंट वांट टू फॉलो इट. बट आपका फिलोसफिकल नॉलेज, आपका फिलोसफिकल इंटरेस्ट है, यू वांट टू स्टडी मोर अबाउट मेनी थिंग्स. तो इसको कभी भी कंफ्यूज नहीं करना चाहिए दैट इफ अ पर्सन इज रिलीजियस दैट मीन्स ही डज नॉट हैव अ फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू. मतलब दूसरे रिलीजन के बारे में या अपने रिलीजन के बारे में भी फिलोसफिकली सोचना, चीजों के बारे में कुछ इंटरप्रिटेशन करना या कुछ उससे कंक्लूजन निकालना, वो आपका हो जाएगा फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू. एंड इट नेसेसरली सिर्फ रिलीजन से रिलेटेड ही नहीं होता है. और अगर कोई ऐसा है जिसका इंटरेस्ट फिलोसफी में है, तो इसका अगर सपोज दूसरा रिलीजियस चीजें पढ़ रहा है या कुछ उसको दूसरी फिलोसफी अच्छी लग रही है, इसका इट डज नॉट मीन दैट ही डज नॉट लाइक हिज रिलीजन और ही इज नॉट गोइंग टू फॉलो इट. तो ये इन्होंने स्टार्ट किया था और फिर इन्होंने ये चीज जो स्टार्ट की थी इसको अडॉप्ट किया अब क्रिश्चियन थिंकर्स ने यही सोचा कि रिलीजन इज समथिंग एल्स. व्हेन वी बिलीव इन गॉड, यस वी डू बिलीव इन गॉड, बट जो हम फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू है या अपना जो लिटरेरी काम हम या स्कॉलरली काम अगर हम उसमें एक्सपैंड होना चाहते हैं, हम ज्यादा उसमें पढ़ना चाहते हैं, देन देयर इज नो हार्म. रिलीजन इज एट योर प्लेस एंड यू आर डूइंग योर इंटरेस्ट या रिसर्च वर्क या जो भी फिलोसफी से रिलेटेड करो, देन दिट इज नॉट समथिंग which is non-religious or somewhere you are going against your religion. ऐसा कुछ नहीं है. अब हम इसमें ये देखेंगे कि ह्यूमैनिस्ट जो हैं अब अलग अलग तरीके से वो अपना काम करने की कोशिश कर रहे थे. ठीक है, हम ये देखेंगे जैसे हमने पहले भी बोला था कि मेनली जो ये जो स्कूल्स का और यूनिवर्सिटी का जो मेन सिलेबस या जो करिकुलम होता था वो मेनली लॉ से रिलेटेड होता था. लॉ के साथ साथ मेडिसिन, थियोलॉजी, ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट थी. व्हेन आई सेड कि ह्यूमैनिज्म डेवलप हो रहा है, आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो फील्ड्स डेवलप है वो अचानक से ही डिक्लाइन हो गए. नहीं, दे वर स्टिल देयर एंड दे वर मोर डोमिनेंट, क्योंकि वो स्टार्टिंग से उस पे ही फोकस है तो वो थे. पर चेंज क्या था, ह्यूमैनिस्ट सब्जेक्ट जो है वो स्लोली इंट्रोड्यूस हो रहे थे. ठीक है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ इटली में हो रहे थे, ऑल ओवर यूरोप जो है ये चीजें somewhere they were becoming more important and people were trying to study more और ज्यादा लोग ऑप्ट कर रहे थे and it was also slowly and gradually gaining importance as a subject. यानी अभी भी लॉ, मेडिकल, थियोलॉजी ये इंपॉर्टेंट है, बट ह्यूमैनिस्ट स्टडीज जो है इंट्रोड्यूस हो रही है और अब स्प्रेड हो रही है, धीरे धीरे क्या हो रही है, फेमस हो रही है. नाउ हम देखेंगे कि जो ह्यूमैनिस्ट हैं उनका इस टाइम पे फॉर्मल एजुकेशन ही तरीका नहीं था अपने माइंड्स को डेवलप करने के लिए या जो अपना इंटरेस्ट है उसको बढ़ाने के लिए. सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन जरूरी नहीं था. ठीक है, आर्ट, आर्किटेक्चर, बुक्स जो हैं ये भी जो ह्यूमैनिस्ट आइडियाज हैं उनको बहुत ज्यादा क्या कर रही थी, स्प्रेड कर रही थी अच्छी तरीके से. तो इस टाइम के जो आर्टिस्ट है ना वो बेसिकली अब क्या कर रहे थे, इंस्पायर हो रहे थे बाय स्टडिंग द ओल्डर वर्क्स ऑफ द पास्ट. और बेसिकली जो मटेरियल रिमेन्स थे रोमन कल्चर को वो कोशिश कर रहे थे उनसे रिलेटेड उनको कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए, चाहे एंशिएंट टेक्स्ट मिल जाए. और मतलब अराउंड 1000 years हो गए थे जब हम देखेंगे कि रोमन सिविलाइजेशन और इस टाइम पीरियड में, बट वो फ्रेगमेंट्स ऑफ आर्ट भी अगर उनको मिल जाए, चाहे वो रूइंस ऑफ एंशिएंट रोम में, डेजर्टेड सिटीज में, दे वर ट्राइंग टू फाइंड मोर. और वो ये सोच रहे थे कि हमें इसको क्या करना है, रिवाइव करना है. एंड जनरली ये वाले लोग जो हैं हम नोटिस करेंगे कि ऐसे स्टैच्यूज, ऐसे पेंटिंग में ऐसे फिगर्स बनाते थे विच वर परफेक्ट, यू कैन से ऑलमोस्ट परफेक्ट टू द एक्चुअल मेन एंड वुमेन. मतलब रियल लाइफ स्ट्रक्चर जैसे बनाने की कोशिश करते हैं. एंड बेसिकली इसीलिए जो इटालियन स्कल्प्टर्स हैं इन्होंने सोचा कि इस चीज को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे और हमें लाइफ लाइक स्टैचूज ही बनाने हैं विच रिजेंबल एग्जैक्टली लाइक ह्यूमन बींग्स. तो अमंग दिस वन ऑफ द फेमस वन इज डोनाटेलो. और ये जो है इन्होंने बहुत
बहुत ही अच्छा हम बोलेंगे, इनकी जो स्कल्पचर्स होते थे, दे वर रियली लाइक यू कैन से लाइफ लाइक जो होती है वैसी स्टैचूज होती थी, ऑलमोस्ट यू कुड रिजेंबल कि ह्यूमन बीइंग्स है। और अगर सपोज वो किसी एक पर्टिकुलर का स्कल्पचर बनाते थे तो बहुत रिजेंबलेंस होता था, यू कुड रिलेट कि हाँ ये जो स्टैचू है ये इनका हो सकता है या इनका ही है। सो अब मतलब जो इनिशियली इनको लगा कि रोमन वाले चाहते थे कि ऑलमोस्ट परफेक्ट जो ह्यूमन बीइंग्स को रिजेंबल करे, वैसे ही स्टैचूज बनाने में इन लोगों ने फोकस कर दिया था। और यहाँ पे हम देखेंगे आर्टिस्ट जो है उनका मेन कंसर्न यही होता था कि हमें जो है एकदम एक्यूरेट होना है इन द वे वी डू आवर आर्ट। अब एक्यूरेट कैसे रहेंगे, इसलिए उन्होंने क्या किया, वो साइंटिस्ट के पास भी जाते थे, उनकी हेल्प लेते थे, खुद भी स्टडी करते थे क्या, बोन स्ट्रक्चर्स। वो लैब्स में जाते थे, जो मेडिकल स्कूल्स है ना वहाँ के। और उसके बाद जाके वो लोग क्या करते थे, बेसिक स्ट्रक्चर देखते थे कि हाँ ऐसा स्ट्रक्चर है तो हमें एग्जैक्टली ऐसा ही बनाना है। like they have mentioned about one of the professor Andreas Vesalius। ये जो है ये प्रोफेसर थे एट ऑफ मेडिसिन यूनिवर्सिटी ऑफ पेडुआ में, और ये जो है ये फर्स्ट पर्सन है जो ही इज द फर्स्ट वन टू डाइसेक्ट अ ह्यूमन बॉडी। और बोलेंगे बिगनिंग ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी, यानी कि ह्यूमन बींग्स के स्ट्रक्चर कैसे और किस टाइप से सारी डेवलपमेंट है। यहाँ पे हमें बस इतना समझने की जरूरत है कि देखो दे वांटेड सो परफेक्ट थिंग्स टू बी मेड बाय देम। वो चाहते थे हमारा जो काम है वो रियल टू परफेक्ट हो सके तो परफेक्ट ही हो, सो दैट we are best at our work, because they wanted to do such kind of work. Now this box is being given in your book on page number 158। इसमें इन्होंने क्या बोला है कि आर्ट जो है ना वो एक्चुअली में नेचर में है, प्रेजेंट है, जो इसको एक्सट्रैक्ट कर सकता है उसके पास ये हो जाएगा। समझ गए मतलब, अभी whenever we are sitting anywhere, everywhere there is a art, if you capture it, it is yours, if you don't capture it, it is not yours। तो ये बोल रहे हैं हमें इसके अलावा ये लोग बोल रहे थे कि इस अगर हमें अपना काम अच्छा करना है ना तो हमें ज्योमेट्री की नॉलेज होनी चाहिए बेसिकली, ताकि हम जो भी चीजें बनाए उसमें ऑलमोस्ट परफेक्शन हो। और अगर हम ज्योमेट्री और बाकी चीजों का यूज करेंगे तो इट विल बी बेटर, इवन नॉट ओनली बनाया हुआ, एंड ऑब्वियसली इट विल लुक बेटर, इट विल अपीयर बेटर। एंड ये बोल रहे हैं कि अगर कोई इंसान जैसे हम कैसे बोले कि सपोज अगर कोई बोले कि नो क्या है पेंटिंग इज सम एवरीवन कैन डू, इसमें क्या जरूरी है, सो उसको एम्फसाइज करें, जस्ट इमेजिन कि इफ देयर इज अ पर्सन जिसने कोई चीज देखी है और फिर उसने उसको क्रिएट किया है, उसने उसकी पेंटिंग बनाई है, देन इट इज सच अ बिग थिंग कि आपने उस चीज की अपने ब्रेन में कॉपी बना लिया है और आपने स्टोर कर लिया और फिर उसको आप वापस यूज करके यू आर पुटिंग इट ऑन अ हार्ड कॉपी, मतलब चाहे पेपर पे बना रहे हो, चाहे आप स्कल्पचर बना रहे हो, जैसे भी बना रहे हो, जस्ट इमेजिन इट इज सच अ ग्रेट थिंग, दैट मीन्स यू आर रियली रियली इंटेलिजेंट कि आप सामने वाली चीज को आपने इतनी अच्छी तरीके से अपने ग्रास्प कर लिया, अपने दिमाग में ऐसे सेट कर लिया है उसको, ऐसे आपको याद है कि आप फिर उसकी जाके आराम से आप उसका पोर्ट्रेट पेंटिंग वॉट एवर यू आर मेकिंग, दैट मीन्स इट इज नॉट अ वर्क ऑफ every person, it is the work of a person who is really intelligent and obviously is interested in this। अब ये जो एक स्केच दिया हुआ है, अब you can see the sketch on your screen as well in your books as well। ये जो है it was obviously made by Dürer as, और इसमें you can see कि praying hands है, इसमें इटालियन कल्चर 16th सेंचुरी को फोकस करे, जिसमें देखो हैंड जॉइंट्स का मतलब जनरली क्या होता है, रिलीजियस शो करना, तो रिलीजियस तो है ही, बट इसमें ये और भी बहुत सारी चीजें बता रहे हैं कि इसमें हम देखेंगे देयर इज अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस in man's ability to achieve a near perfection and unravel to find out the secrets, the mysteries of the world and the universe। Just imagine, अब when I'm saying look at this painting, you may say कि क्या है, सिर्फ only two hands are being joined, but you look at the structure, मतलब जिस तरीके से हैंड्स बनाए हुए हैं, लुक एट ईच एंड एवरी पोर्शन ऑफ द पेंटिंग। जो ब्रश पेंटिंग है, ये ब्रश ड्राइंग के थ्रू, जस्ट सी द नर्व्स, जस्ट सी द शेप ऑफ द फिंगर्स, द वे इट इज पुट टुगेदर, और जो स्लीव्स है,
तो दैट मीन्स एकदम परफेक्शन है, किस तरीके से है, एक सिंपल चीज को भी देवर फोकसिंग एंड देवर मेकिंग इट सो इम्पोर्टेंट, जिसमें ये दोनों चीज बता रहे हैं कि रिलीजन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑब्वियसली समबडी दिस इज प्रेइंग हैंड फिगर डीपली रिलीजियस, बट ऑल्सो शोइंग मैन्स एबिलिटी एंड केपेबिलिटी टू डू थिंग्स। ठीक है, along with this we'll study about few other important things। पेंटर्स जो हैं इस टाइम के, उनके पास पुराना काम, जो पुराना काम है वो एज अ मॉडल नहीं था कि हम इसको क्या कर लें, इसको सेव कर लें कि हम ऐसी ही पेंटिंग बनाएंगे। बट जैसे स्कल्पचरिस्ट थे वैसे ही पेंटर्स भी चाहते थे कि हम अपना काम जो है वो एकदम रियलिस्टिक बनाएं। इसी से ये टर्म आएगा रियलिज्म। इससे पहले हमने जो पढ़ा है वो बेसिकली स्कल्पचर के बारे में था। अब जो हम पेंटिंग से रिलेटेड पढ़े, ये लोग, इनके पास कोई बहुत सारे एग्जाम्पल्स नहीं थे पुराने वर्क के, तो इन लोगों ने क्या किया, ये लोग भी चाहते थे कि हम भी ऑलमोस्ट नियर टू परफेक्शन काम करें, तो इनको भी यही लगा कि ज्योमेट्री इज रियली इंपॉर्टेंट अगर हमें एकदम अच्छी तरीके से ड्राइंग बनानी है। इसके अलावा चेंजिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो इफ यू नो, नाउ वी हैव सो मच ऑफ फैसिलिटीज अवेलेबल एंड यू मस्ट हैव सीन कि लोग पेपर पे भी 3D फिगर्स बना सकते हैं। इट रियली अपियर्स कि 3 डायमेंशनल फिगर है या कोई जो ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअली पड़ा है वहां पे। तो ये चीज कैसे है, जो लोग अच्छे हैं आर्ट में उनको पता होगा कि वो लोग ये फोकस करते हैं कि जहां से लाइट आ रही है ना उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट या किस डायरेक्शन में क्या उसकी शेडो बनती है, और फिर शेडो बनती है तो उसका ना 3D अपीयरेंस होता है। तो उस टाइम पे भी इनको ये चीज समझ आ गई थी कि चेंजिंग लाइट कितनी से क्या फर्क पड़ता है, क्वालिटी ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है, किस डायरेक्शन से आ रही है, और उसी तरीके से हम कैसे किसी पिक्चर को 3D डायमेंशंस दे सकते हैं, 3D क्वालिटी दे सकते हैं, तो इट विल लुक ऑब्वियसली मोर परफेक्ट। और इसके अलावा अब वो यूज कर रहे थे ऑयल पेंटिंग जैसे। ठीक है, ऑयल पेंटिंग जो है हमें पता है एक अलग टाइप की रिचनेस देती है। इफ यू हैव सीन ऑयल पेंटिंग, इट गिव्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ लुक टू योर पेंटिंग, अ सर्टेन काइंड ऑफ रिचनेस, शाइन जैसा, और एक अलग ही अट्रैक्शन जैसे। इफ यू विल बी इजीली एबल टू आइडेंटिफाई कि ये ऑयल पेंटिंग है, ये नॉर्मल पेंटिंग है, तो उसे एक रिचनेस आ जाती है, विच दीज पीपल ऑल्सो स्टार्टेड। और जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था, तो अराउंड दिस टाइम पीरियड ये we'll see that these painters were using oil paint. नाउ ऑब्वियसली कलर्स और डिजाइन्स ऑफ कॉस्ट्यूम्स जो है वो हम हमें ये भी दिखाते हैं कि इस टाइम पे क्या हुआ था। बहुत सारे एविडेंसेस थे कि इनमें इन्फ्लुएंस आ गया था चाइनीज और पर्शियन आर्ट का। और बेसिकली ये कहाँ से है, जब हमने पढ़ा था इस टाइम पे ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, तो जब मंगोल्स और ये लोग ट्रेडिंग कर रहे थे ना चाइना में और दूसरी साइड पे, तो चाइनीज और पर्शियन आर्ट का भी इसमें टेंच या टच आ गया था। हम देखेंगे कि कलर इन्फ्लुएंस जो है चाइनीज और पर्शियन आर्ट वाला इनके पास, क्योंकि दे गॉट द हैंड ओवर इट, दे न्यू कि कैसे टाइप की पेंटिंग होती है जो मंगोल्स के थ्रू ट्रेड रूट और बाकी रूट के थ्रू इनके पास आई थी। सो दे यूज दिस काइंड ऑफ थिंग ऑल्सो। तो हमें ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि फिजिक्स, ज्योमेट्री, एनाटॉमी, ये सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं इनको ये लोग पढ़ते थे, और फिर अपनी जो पेंटिंग बनाते थे या जो भी स्कल्पचर बनाते थे उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती थी एंड ऑलमोस्ट रियल लगते थे, नियर टू परफेक्शन लगते थे। इसीलिए 19th सेंचुरी के अराउंड हम इस टाइप की पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स को रियलिज्म बोलने लग गए। ठीक है, बिकॉज दे आर रियली रिजेंबलिंग रियल काइंड ऑफ पेंटिंग्स एंड आर्ट वर्क। अब वी नीड टू स्टडी अबाउट दिस वन ग्रेट पर्सन, लियोनार्डो दा विंची, जिनका पहले भी मेंशन है। दिस बॉक्स इज गिवन ऑन योर पेज नंबर 159। ये जो इनका यू कैन सी ये पोर्ट्रेट है, ये सेल्फ पोर्ट्रेट है एंड ही वाज अ पर्सन हु हैड लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन मेनी थिंग्स, चाहे बॉटनी हो चाहे एनाटॉमी हो। एनाटॉमी बेसिकली ह्यूमन के स्ट्रक्चर और पूरा साइंटिफिक स्टडी, जैसे ह्यूमन टोटल स्ट्रक्चर और कैसे उनका बॉडी शेप एंड एवरीथिंग रिलेटिंग टू ह्यूमन। तो इसमें भी उनका इंटरेस्ट था, मैथ्स में था, आर्ट्स में था। तो दैट मीन्स ही हैड आइडिया ऑफ ऑल द थिंग्स, चाहे बायो से रिलेटेड हो चाहे ह्यूमन जो फिजिक है और स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, फिजिकल पूरा फिजिकल जो स्ट्रक्चर है, और मैथ्स आर्ट सब में। अब इनके जो सबसे फेमस वर्क है हमें पता है, एक तो मोनालिसा है और एक क्लास सपर है।
इसके अलावा इनका ड्रीम था दैट ही वन ऑफ हिज ड्रीम्स वाज दैट ही शुड बी एबल टू फ्लाई. अब देखो, लुक एट द पर्सन ही स्पेंट इयर्स ऑब्जर्विंग बर्ड्स, कि बर्ड्स है ना कैसे उड़ती हैं, उनका बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, क्या चीज उनको हेल्प करती है, और फिर उन्होंने एक फ्लाइंग मशीन डिजाइन भी की थी. वी विल हैव अ लुक एट इट. दिस इज द काइंड ऑफ फ्लाइंग मशीन दैट ही डिजाइंड एंड दिस इज कॉल्ड एरिनोथॉपर. टॉप्टर मतलब हेलीकॉप्टर जैसे आप देख सकते हो, एरिनोथॉप्टर. तो ये जो है ये डिजाइनिंग ही डिड. यू कैन सी क्लियरली आइडेंटिफाई कि बर्ड जैसा स्ट्रक्चर बनाने की इन्होंने कोशिश की है. And this is the last supper, again one of the painting painted by him, which for which he is very famous. And he signed his name as Leonardo da Vinci, disciple of experiment. He himself said कि I am somebody who is always ready to do experiment, and I will do experiment so that I can fulfill my जो भी creative desires है, और जो भी whatever he wants to achieve, whether through painting or whether through other artistic things, but he really was into the, you can say, humanist culture जो था. And and he was skilled in so many fields. We know anatomy, geometry, maths, arts, botany, सारी चीज में he was very skilled, and that is why he is one of the person very famous for his art and architecture, and his other paintings and many other things. And you can say in this period he is considered one of the greatest artist of the Renaissance period. Okay, so we, with this we complete the art and realism, and we will be doing architecture in our next class. So with this we complete today's class. If you have any doubt, feel free to ask. Just give this portion and reading and come back with your problems and we'll solve them. Okay, so now we'll meet in the next class.